अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शेख यासीन एंड यू आर वाचिंग शेख यासीन ऑफिशियल। वेलकम टू शेख यासीन ऑफिशियल। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के थर्ड चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के थर्ड चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। तो सबसे पहले इस यूनिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद स्टूडेंट किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होगी डिफाइन सेल। सेल को वो डिफाइन कर सकेंगे और डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकेंगे। लिस्ट द सेल ऑर्गेनील्स, सेल में जितने भी ऑर्गेनील्स है उसी को जान सकेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ सेल। सेल क्या है? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ की बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, a cell is the smallest and basic unit that is capable of performing life functions. सेल एक स्मॉलेस्ट और बुनियादी इकाई है जो कि एक लाइफ की फंक्शन को ना परफॉर्म करने की कैपेबल बनाती है। ठीक है, अब फिर ये इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो सेल्स वेरी कंसिडरेबल इन साइज, शेप एंड फंक्शन। ये सेल ना साइज, शेप और फंक्शन में बहुत ही कंसिडरेबल होता है। द शेप ऑफ सेल्स इन द बॉडी वेरी बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अब सेल की जो बॉडी है वो इसके फंक्शन पे बेस्ड होती है। ह्यूमंस कंटेन अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। ये याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि ह्यूमंस में ना, इंसानों में 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर बिटवीन 1 and 100 माइक्रोमीटर एंड देयरफॉर आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। मुख्तलिफ प्लांट और एनिमल्स में ना जो सेल्स की साइज है वो 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं, तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए से ही नजर आ सकते हैं। अब सेल हिस्ट्री को पढ़ते हैं। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब ये सेल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला सेल डिस्कवर किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लाजमी है, इसे याद रख लीजिए। द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन सेला मीनिंग स्मॉल रूम। अब ये जो सेल वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है, सेला से। सेला का मीनिंग है small room. The descriptive term for cell was used by Robert Hooke when he observed the cork cells through microscope. अब ये जो descriptive term है ये किसने इस्तेमाल किया था? ये रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल किया था जब उसने एक कॉर्क सेल माइक्रोस्कोप के जरिए से ऑब्जर्व कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेल थ्योरी को पढ़ते हैं। तो द सेल थ्योरी इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। अब ये जो सेल थ्योरी है ना, ये बायोलॉजी के प्रिंसिपल की बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल है। ठीक है, इट इज फॉर्मुलेटेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट थियोडर श्वान, मैथियस शेल्डन एंड रोडोल्फ वेर्चो। अब ये 3 साइंटिस्ट ने ना इसको फार्मुलेट किया था, ये सेल थ्योरी को। एक था थियोडर श्वान था, मैथियस शेल्डन था और रोडोल्फ वेर्चो था। ये 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लाजमी है। द सेल थ्योरी स्टेट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, खा वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। दूसरी बात जो कहती है सेल थ्योरी वो ये है, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई ना सेल है। अब तीसरी बात क्या कहती है सेल थ्योरी? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जितने भी है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज हो जाते हैं। ये 3 बातें कह रही थी। अब आगे चलते हैं मॉडर्न वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी। अब इसी सेल थ्योरी की मॉडर्न क्या वर्जन है? द मॉडर्न वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी इंक्लूड्स द आइडियाज दैट। अब सेल थ्योरी की जो मॉडर्न वर्जन है इसमें कौन कौन सी आइडियाज शामिल है वो नीचे आ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला, एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल्स। अब ये जो एनर्जी की फ्लो है ना ये सेल में पाया जाता है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन DNA इज पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू अनदर सेल। अब ये जो DNA है ना, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल तक मुंतकिल होते हैं। ऑल सेल्स हैव द सेम बेसिक केमिकल कंपोजिशन। सारों सेल्स के ना बिल्कुल सेम बेसिक केमिकल कंपोजिशन होता है। फिर सेल स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। सेल हैज 3 मेन पार्ट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल स्ट्रक्चर में एक सेल के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। इनसाइड व्हिच देयर आर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स फ्लोटिंग इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल। अब इसी के अंदर ना एक साइटोसोल होता है, तो उसी में मुख्तलिफ ढेर सारे ना ऑर्गेनील्स होते हैं जो इसके जरिए से ना फ्लोट करते हैं। फिर ऑर्गेनील्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अब ऑर्गेनील्स क्या है? ऑर्गेनील एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स है जो कि एक अलग-अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन सरंजाम देते हैं। सेल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। इसी कामों में ना, इसी फंक्शन में क्या क्या आता है? सेल ग्रोथ आता है, मेंटेनेंस आता है सेल की और रिप्रोडक्शन आता है। मेनी ऑफ विच आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब उसी ऑर्गेनील्स में से ना ज्यादा ऐसे है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब ऑर्गेनील्स कौन कौन से है? तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 4 नंबर पे राइबोसोम है, 5 नंबर पे गोल्गी ऑपरेटस है, 6 नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया है, 7 नंबर पे लाइसोसोम है, 8 नंबर पे पैराक्सीसोम है और 9 नंबर पे माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 10 नंबर पे सेंट्रोसोम्स है, 11 पे सीलिया एंड फ्लैजिला है, 12 पे वेसिकल्स है, 13 पे न्यूक्लियस है, 14 पे न्यूक्लियर एनवलूप है, 15 पे न्यूक्लियोलस है और 16 पे क्रोमेटीन है, 16 नंबर पे।
अब इसी एक को ना तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक्सट्रीमली थिन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द सेल्स आउटर सरफेस। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, एक्सट्रीमली थिन होता है और सेमी परमिएबल होता है। ये सेल की जो आउटर हिस्सा है ना, ये उसी को बनाता है, आउटर जो सतह है, जो बाहर वाला सतह। The cell membrane contains many kinds of proteins, each with a special function. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, हर एक का अपना अपना काम होता है। ये आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा ना प्रोटीन ही होते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ अ बाइलेयर डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स विद फैटी एसिड्स टैल्स टर्न एंड। अब इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है ना, ये किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? बाइलेयर पे मुश्तमिल होता है, जो फास्फोलिपिड का डबल लेयर होता है। फैटी एसिड टैल्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैव अ हेड व्हिच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। अब जो फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल है ना, इसका एक हेड होता है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है और वाटर लविंग होता है। हाइड्रोपेलिक एक चीज होती है, एक होती है हाइड्रोपोबिक। जो पेलिक होती है वो वाटर लविंग होती है और जो पोबिक होती है वो वाटर को हेड करती है। एंड अ टेल व्हिच हैज नो चार्ज एंड हाइड्रोपोबिक वाटर हेडिंग। अब ये इन अ टेल एक टेल होता है जिसपे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हेडिंग होता है। The phospholipids bilayer is arranged like a sandwich with the head and tail. अब ये जो phospholipids bilayer है ना, ये एक सैंडविच की तरह अरेंज होते हैं हेड और टेल के साथ, फॉर्मिंग अ सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर। अब ये एक सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर बनाता है, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन, द फास्फेट हेड इज हाइड्रोफिलिक मीनिंग वाटर लविंग। अब ये जो फास्फेट हेड है, ये हाइड्रोपेलिक होता है। इसका मतलब है कि वाटर लविंग, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोपेलिक नेचर, द हेड ऑफ अ फास्फोलिपिड विल ओरिएंट इटसेल्फ सो दैट इट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू वाटर मॉलिक्यूल। अब ये हाइड्रोपेलिक नेचर की वजह से ना, ये इसका जो फास्फोलिपिड्स का जो हेड है वो खुद को क्लोज जितना मुमकिन हो सके वाटर के साथ ना, वो क्लोज कर देता है वाटर मॉलिक्यूल जितने में, बिकॉज ये हाइड्रोपेलिक है, ठीक है। The lipid tails are hydrophobic, mean water faring. The hydrophobic tails will tend to orient themselves away from water. अब ये जो लिपिड्स का टेल्स होता है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, तो जाहिर बात है जब हाइड्रोफोबिक हो तो वो वाटर को हेड करेगा। तो वाटर को हेड करने के बाद वो इसी कोशिश में रहता है कि वो खुद को वाटर से दूर करे, वाटर या वाटर मॉलिक्यूल से दूर करे, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के आप ना ये सारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ऊपर, ठीक है। फिर ये फास्फोलिपिड्स भी आप देख सकते हैं, इस तरह के होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन आप देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं, आयन चैनल आप देख सकते हैं, लेगेंड आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन अलाउज सम सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव द सेल बट नॉट अदर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी क्या क्या फंक्शंस है? तो सबसे पहला काम ये है कि ये कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता। एक सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है ना, इसी में ये हिस्सा लेता है। हेल्प सेल्स एडहेयर टू अदर सेल्स। अब ये सेल्स को ना दूसरे सेल्स के साथ एडहेयर करने में मदद करता है। फॉर्म्स अ बाउंड्री अराउंड द सेलुलर कंटेंट्स। ये सेलुलर कंटेंट्स के दरमियान ना ये बिल्कुल एक बाउंड्री बनाता है। ब्रांच्ड carbohydrate molecules attached to the some membrane protein molecules give immunological identity to the cell. अब इसमें ना ये जो कार्बोहाइड्रेट ब्रांच मॉलिक्यूल होते हैं ना, ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, ये कुछ मेम्ब्रेन को ना प्रोटीन मॉलिक्यूल के जरिए से ना ये अटैच होता है और ये इसी को इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी देता है सेल को, ठीक है। इट प्लेज अ की रोल इन कम्युनिकेशन अमंग सेल्स इन बिटवीन द सेल। ये एक कम्युनिकेशन में ना दो सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। Connect as specific receptors for hormones and other chemical messenger. ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के ना ये वही काम भी अदा कर सकता है, सरंजाम दे सकता है, ठीक है, केमिकल मैसेंजर या हार्मोन्स के दरमियान। फिर आता है ये इसका ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, हाइड्रोफोबिक एंड हेलिक्स आ गया, ठीक है। ये आप खुद देख लें। फिर आगे चलते हैं, दूसरी चीज़ है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है जेल लाइक मिक्सचर। ये जेल लाइक मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेलुलर कंटेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये मुश्तमिल होता है सेलुलर कंटेंट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है। हैज टू कंपोनेंट्स, साइटोसोल, इंट्रासेलुलर फ्लूइड पोर्शन एंड ऑर्गेनिज्म। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है साइटोसोल। साइटोसोल में ना इंट्रासेलुलर फ्लूइड पोर्शन होता है और दूसरी चीज ऑर्गेनिल्स होती है इसमें, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म को आगे पढ़ते हैं। सेल एक्टिविटीज अकर मेनली इन द साइटोप्लाज्म वेयर न्यूट्रिएंट्स आर रिसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड यूज्ड। अब सेल एक्टिविटीज मेनली ना साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उधर ही होते हैं जहाँ न्यूट्रिएंट्स रिसीव हो जाते हैं, उसी को प्रोसेस हो जाते हैं, उसी को और वो उसी न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड सैक और ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है जो कि फ्लैटेंड सैक या ट्यूब्यूल्स के शक्ल में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स एंड एलोंगेटेड कैनाल्स।
ये मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटन सैक से बना जाता है और इलांगेटेड कैनल से बनता है, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आगे पढ़ते हैं। सेल कंटेंट 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ईआर। अब ये सेल जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 इम्तियाजी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ते हैं। हैज राइबोसोम एंड इट्स आउटर लेयर एंड इज अटैच्ड टू न्यूक्लियर एनवेलप। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना राइबोसोम अटैच होते हैं। इट सिंथेसाइजेस ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स दैट आर ट्रांसफर्ड टू सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ये ना ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज करता है जो कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स को ट्रांसफर करते हैं। इट्स फंक्शन इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका काम ये है कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ राइबोसोम। और ये रफ इसीलिए होता है किसी को राइबोसोम अटैच होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो सबसे पहली बात तो ये कि नो राइबोसोम, इसी पे राइबोसोम कोई अटैच नहीं होता। इट्स फंक्शन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। वो काम करता था प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में और ये काम करेगा लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैटी एसिड और स्टेरॉइड को सिंथेसाइज करेगा। इनएक्टिवेट ड्रग्स, और ये ड्रग्स को इनएक्टिवेट करेगा। स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयंस इन मसल सेल। ये मसल सेल्स में कैल्शियम आयन को स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स अ ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनसाइड द सेल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है सेल में। ये आप देख सकते हैं, ये जो जिस पे डॉट है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये डॉट जो आपको नजर है यही राइबोसोम है, और जिस पे कोई डॉट नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर राइबोसोम, ये जो राइबोसोम हम पढ़ रहे थे, पढ़ते राइबोसोम क्या हमने पढ़ा था ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम अटैच होते हैं। तो राइबोसोम है क्या? तो राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स कंटेनिंग राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम ने बेसिकली 2 सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। एक राइबोसोमल आरएनए हो गया और दूसरा प्रोटीन हो गया। मैं भी फ्री इन साइटोसोल और अटैच टू रफ एंडोप्लाज्म। ये राइबोसोम ना जो हमने साइटोसोल पढ़ा था साइटोप्लाज्म में, तो ये साइटोसोल में फ्री भी हो सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच भी हो सकते हैं, दोनों सूरतों में हो सकते हैं। फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम। अब राइबोसोम्स है तो ईच सेल्स कंटेन्स थाउजेंड्स। अब हर एक सेल में ना हजारों राइबोसोम होते हैं। मैं एक प्रोटीन बनाते हैं, फाउंड ऑन राइबोसोम एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल। ये राइबोसोम्स ऐसे भी पाए जाते हैं और साइटोसोम में फ्लोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या सीन होता है सारा ना। तो ट्रांसपोर्ट आरएनए, एंटीकोडन और ये जितने भी मैसेंजर आरएनए हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। तो ये सारे ना आप ये खुद देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। अच्छा, गोल्गी अपरेटिस है। अब गोल्गी अपरेटिस कंपोज्ड ऑफ अबाउट 3 to 20 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स सिस्टिया। अब ये 3 से लेकर 20 तक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स पे मुश्तमिल होता है, जिसको क्रिस्टिया भी कहते हैं। कप लाइक शेप, ये कप लाइक शेप में होते हैं, ठीक है। Structurally and functionally divided into entry phase, medial, cisterni and exit phase. Structurally और functionally ये entry phase, medial, cisterni और exit phase में divide किया गया होता है। Function is to refine, package and deliver proteins synthesized on ribosome. इसका काम है कि राइबोसोम को ना रिफाइन करे, पैकेज करे और प्रोटीन को डिलीवर करे, जितने भी ये राइबोसोम तैयार करे, ठीक है। इट फॉर्म्स वेसिकल्स दैट हैव अ रोल इन सिक्रीशन। ये वेसिकल बनाते हैं, ठीक है, गोल्गी अपरेटिस, जिसका काम है सिक्रीशन में बड़ा अहम किरदार है। प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ये गोल्गी अपरेटिस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में बुनियादी किरदार अदा करता है। अब गोल्गी अपरेटिस यही चीज़ है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लें। अब गोल्गी बॉडीज पढ़ लेते हैं। प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट है, ये प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट है, ठीक है। मूव मटेरियल्स विद इन द सेल्स, ये सेल के अंदर ना मटेरियल्स को मूव करता है। मूव मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर भी मटेरियल को मूव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना लाजमी है। इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। अब इसी में ना एंजाइम पे मुश्तमिल होता है, कैटालाइज, जो कि कैटालाइज रिएक्शंस करते हैं, जिसका काम होता है कि वो एनर्जी को रिलीज करे एटीपी फॉर्म में ग्लूकोज से, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है, ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यही माइटोकॉन्ड्रिया आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, क्रिस्टिया हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये पावर हाउस। अब माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्रिस्टिया एंड मैट्रिक्स। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है, क्रिस्टिया पे मुश्तमिल होता है और मैट्रिक्स पे मुश्तमिल होता है, और ये इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया ना केमिकल रिएक्शंस के जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कंट्रोल्स लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल्स इन द सेल। ये वाटर के लेवल को, दूसरे सेल में जितने मटेरियल्स के लेवल को कंट्रोल करता है। रिसाइकल्स एंड डीकम्पोजेस प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोटीन्स को, फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को रिसाइकिल करता है या डीकम्पोज करता है, ठीक है। अब आते हैं लाइसोसोम को। वेसिकल फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
ये वेसिकल बनाते हैं, ठीक है, गोल्जी कम्प्लेक्स से। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसी में डाइजेस्टिव एंजाइम पे ये मुश्तमिल होता है। डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन के लिए, फैट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक डाइजेस्टिव प्लांट है। अब आगे पढ़ते हैं द गार्बेज डिस्पोजल्स ऑफ द सेल। ये सेल का एक गार्बेज डिस्पोजल है, ठीक है। दे कंटेन पावरफुल एंजाइम्स टू ब्रेक ऑफ ओल्ड सेल कंपोनेंट्स एंड बैक्टीरिया। ये एक पावरफुल एंजाइम पे मुश्तमिल होता है जो कि एक ओल्ड सेल को ब्रेक करता है, ओल्ड सेल के कंपोनेंट्स के बैक्टीरिया को ये ब्रेक करता है। एग्जांपल, वाइट ब्लड सेल्स कैन इनगल्फ बैक्टीरिया टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि मिसाल के तौर पर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो लड़ सके। अब ट्रांसपोर्ट्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ना सेल मेम्ब्रेन के साथ ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वो रिमूव हो सके। सेल ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स। अगर लाइसोसोम एक्सप्लोड हो जाता है ना तो सेल ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल। माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब यही पढ़ते हैं। thin thread-like process within the cytoplasm that functions in various kind of cell movement and that serves as the cytoskeleton of the cell। ये जो माइक्रोफिलामेंट है ना, ये एक thin thread-like प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इसका काम है मुख्तलिफ किस्म के सेल के मूवमेंट को, उसी में ये किरदार अदा करता है सेल के मूवमेंट में, और ये सेल के ना साइटोस्केलेटन के तौर पे ही होता है। माइक्रोफिलामेंट्स मेड ऑफ द प्रोटीन एक्टिन काज वेरियस सेलुलर मूवमेंट्स। माइक्रोफिलामेंट ना मुख्तलिफ एक्टिन प्रोटीन से बना होता है जो कि सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड ऑफ द ग्लोब्यूलर प्रोटीन ट्यूबलिन। माइक्रोफिलामेंट ना ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना होता है जो ट्यूबलिन है, ठीक है। आगे जाते हैं, ये आप स्ट्रक्चर देख ले, इसी का स्ट्रक्चर है ये, तो ये आप देख ले स्टॉप करके वीडियो को, क्योंकि टाइम कम है और ये बहुत ज़्यादा स्लाइड्स है। अच्छा, ये सेंट्रोसोम आ गया, तो इट इज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 हॉलो सिलेंडर्स कॉल्ड सेंट्रीज। सेंट्रीयूल ना 2 हॉलो सिलेंडर से बना होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर? फंक्शन इन सेल रिप्रोडक्शन, सेल के रिप्रोडक्शन में ये किरदार अदा करता है। आप इसी का ये देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये बिल्कुल हॉलो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। आगे चलते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला, दे आर मोटाइल एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल। ये सेल से ना मोटाइल एक्सटेंशंस है। सीलिया इज शॉर्ट एंड मूव टू एंड फ्रो। सीलिया ना बिल्कुल शॉर्ट होता है और ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। सेलिया फंक्शन इज टू मूव फ्लूइड्स, इसी का काम है कि फ्लूइड्स को ये मूव करे। फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड मूव इन अ अनड्यूलेटिंग वेव लाइक मोशन। फ्लैजिला जो है ना ये लॉन्गर है, ठीक है, और ये अनड्यूलेटिंग वेव लाइक मोशन ये करता है, ठीक है। What is the only flagellated cell in the body? तो अब यहाँ एक MCQ टाइप भी हैं कि सिर्फ एक फ्लैजेलेटेड सेल कौन सा है बॉडी में, तो इसी का जवाब स्पर्म है, ठीक है। आप इसका ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप इसी स्टॉप करके देखिए। फिर आता है वेसिकल्स, तो वेसिकल और वैक्यूलस आर फाउंड बाय पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दे कंटेन सम लिक्विड और सॉलिड मटेरियल फॉर्मली आउटसाइड द सेल। ये जो वेसिकल है ना, ये बनाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के एक पार्ट से जिसे वैक्यूल्स कहते हैं, और इसी पे ये मुश्तमिल होता है लिक्विड या सॉलिड मटेरियल पे जो कि सेल के बाहर पाए जाते हैं। गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फॉर्म वेसिकल। गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना वेसिकल्स को भी बनाते हैं। अब आता है न्यूक्लियस को, तो इट इज एन ओवल शेप्ड ऑर्गेनील। ये न्यूक्लियस ना सेल का एक किस्म का ब्रेन होता है, तो अब इसी को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात याद आती है कि इट इज़ एन ओवल शेप्ड ऑर्गेनील। ये एक ओवल शेप्ड ऑर्गेनील है, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। हर किसी सेल में ना एक न्यूक्लियस होता है, मास से बाय मैच्योर रेड ब्लड सेल का, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनील, ये सबसे लार्ज ऑर्गेनील है, ठीक है। इट हैज़ अ टिनी पोर्स through which some substances can pass between the nucleus and the cytoplasm। इसी के अंदर ना मुख्तलिफ पोर्स है जिसके जरिए से कुछ सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं न्यूक्लियस के या साइटोप्लाज्म के, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनवलूप, it is bounded by a double layered nuclear membrane, nuclear envelope containing relatively large nuclear pores that allow the passage of certain substances। ये एक डबल लेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके बिल्कुल इर्द गिर्द छाया हुआ होता है, ठीक है, बाउंडेड हुआ होता है, जिसको न्यूक्लियर एनवलूप कहते हैं, ठीक है। तो इसी में ये न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं जो कि सर्टेन सब्सटेंसेस के पैसेज को अलाउ करता है, ठीक है, अलाउ करता है। अब न्यूक्लियस आता है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस आर वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियस के अंदर ना मुख्तलिफ स्फेरिकल बॉडीज होती है जिसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं। सिंगल इज न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलाई प्लूरल है और इसका जो सिंगल है वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। दैट फंक्शन इन प्रोड्यूसिंग राइबोसोम, इसी का काम होता है राइबोसोम का प्रोडक्शन। न्यूक्लियोलाई आर क्वाइट प्रोमिनेंट इन सेल दैट सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियोलाई जो है ना ये क्वाइट प्रोमिनेंट है एक सेल में, जो कि बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तैयार करता है। अब आप इसी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमाटिन है, न्यूक्लियर एनवलूप है, पोर इन न्यूक्लियर एनवलूप। ये सारी चीज़ें ना आप देख सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स को पढ़ लेते हैं। तो क्रोमा मीन कलर, सोमा मीन बॉडीज, तो कलर बॉडीज, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस द क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब सेल न्यूक्लियस के अंदर ना क्रोमाटिन मटेरियल होते हैं जो कि
क्रोमोसोम को बनाने पे कंटेंस करता है, ठीक है। ह्यूमन सेल कंटेंस 46 क्रोमोसोम अरेंज इन पेयर इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है हमें कि एक ह्यूमन सेल में ना 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 2 जोड़ों में अरेंज किए गए होते हैं। ईच क्रोमोसोम इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज कॉइल्ड टुगेदर विद सेवरल प्रोटीन। अब हर एक क्रोमोसोम ना के साथ ना एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है डीएनए के जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन को एक दूसरे के साथ कॉइल करता है। द कम्प्लेक्स ऑफ डीएनए प्रोटीन एंड सम आरएनए इज कॉल्ड क्रोमैटिन। मुख्तलिफ डीएनए के कम्प्लेक्स, प्रोटीन और कुछ आरएनए के कम्प्लेक्स को ना क्रोमैटिन कहते हैं। अब आ जाती है दूसरी चीज़, जीन्स। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट ना कुछ जीन कहते हैं। ईच क्रोमोसोम कैरीज मैनी जीन्स। हर एक क्रोमोसोम ना मुख्तलिफ जीन को कैरी करता है। द साइट ऑन क्रोमोसोम ऑन विच अ पर्टिकुलर जीन इज लोकेटेड इज कॉल्ड लोकस। अब क्रोमोसोम का जो साइट है जो कि जिसपे एक पर्टिकुलर जीन लोकेटेड होता है उसी को लोकस कहते हैं। जीनोम ऑल जीन पोजेस्ड बाय वन इंडिविजुअल। जीनोम ना मुख्तलिफ जितने भी सारे जीन हैं वो एक इंडिविजुअल पे पोजेस्ड होते हैं। फिर आता है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब ईच न्यूक्लियोलस इज सिंपली अ क्लस्टर ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। अब ये हर जो जितने भी ना न्यूक्लियस है वो सिंपली प्रोटीन का क्लस्टर होता है, डीएनए का या आरएनए का, ठीक है। न्यूक्लियोलाई आर द साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। न्यूक्लियोलाई ना ये वो साइट्स है आरएनए के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। विद इन द न्यूक्लियोलस आर मोस्ट ऑफ द सेल हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स व्हिच कंट्रोल सेलुलर स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज। अब न्यूक्लियोलस के अंदर ना बहुत ज़्यादा हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं जिसको जीन्स कहते हैं, जो अब हम पढ़ रहे हैं, और इसी का काम होता है कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर को और डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जीन्स आर अरेंज्ड विद क्रोमोसोम। जीन्स जितने भी है ना ये क्रोमोसोम के साथ ही अरेंज हुए होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक ये ऑर्गेनील्स कंप्लीट हो गए। तो मेरे ख्याल से वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो आज तक का इतना हिस्सा हो गया, बाकी जितने भी हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर पढ़ लेंगे। इसका दूसरा और तीसरा हिस्सा भी आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये चैप्टर ना ज़्यादा लंबा है, इसमें टिश्यूज़ भी हैं तो ये ज़्यादा स्लाइड्स है। तो यहाँ तक ना पहला हिस्सा कर लेते हैं, ऑर्गेनील्स कंप्लीट हो गए। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में सेल क्या काम करता है, सेल डिवीजन क्या है, वो सारा कर लेंगे। फिर इससे इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में टिश्यूज़ का कर लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर चौथी भी कर लेंगे। तो 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।